नमस्कार। राष्ट्रबोध से मैं पवन केसवानी। 2.5 महीना पहले भूपेश बघेल सुप्रीम कोर्ट गए थे खुद की गिरफ्तारी को रोकने के लिए। उन्हें आशंका थी कि महादेव सट्टा हो, शराब हो या कोयले जैसे किसी मामले में जांच एजेंसियां उन्हें कभी भी गिरफ्तार कर सकती है। वो मामला तो सुप्रीम कोर्ट में नहीं टिका, लेकिन अब चूंकि 2.5 महीने बीत चुके हैं तो भूपेश बघेल भी आश्वस्त हो चुके हैं कि उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी। ये गिरफ्तारी नहीं होगी वाली बात कांग्रेस के बड़े नेताओं को हजम नहीं हो रही है, और जिस तरह से एक के बाद एक भूपेश बघेल के विरुद्ध कानूनी शिकंजा मजबूत होता जा रहा है, उनके सारे करीबी गिरफ्तार होते गए। उनके मुख्यमंत्री रहते उनके बेहद करीबी कवासी लखमा 15 मई से जेल में है। चेतन बघेल जो उनके बेटे हैं 18 जुलाई से जेल में हैं, और उनके अपने तांत्रिक बाबा जो 1 साल तक फरार थे के श्रीवास्तव, वो भी जेल में है। ये तीनों ही चर्चित आरोपी भूपेश बघेल के राजदार हैं, और भूपेश बघेल इस बात को शायद समझ चुके हैं कि उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी। जितने दिनों तक भूपेश बघेल बाहर रहेंगे और जिस तरह से उनके विरुद्ध एक के बाद एक आरोप आ रहे हैं और जिस तरह से मीडिया की सुर्खियां बनती जा रही है, जाहिर तौर पर यहाँ भूपेश बघेल का ही नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का नुकसान होगा। और भारतीय जनता पार्टी को अपनी मजबूती के लिए बहुत ज़्यादा करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि विपक्षी कांग्रेस के विरुद्ध जिस तरह के आरोप पुष्ट होते जा रहे हैं, वहाँ से स्वाभाविक रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए कमजोर विपक्ष होने के कारण आगे की राहें मजबूत होगी। वैसे हाल में ही भूपेश बघेल के विरुद्ध हाई कोर्ट ने एक मामला सुनवाई के बाद फैसले के लिए सुरक्षित रख लिया है। दरअसल ये मामला 2023 के विधानसभा चुनाव से जुड़ा है, जब उनके प्रतिद्वंदी उनके अपने ही भतीजे विजय बघेल जो कि दुर्ग के सांसद हैं, भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर पाटन से चुनाव लड़ रहे थे। लेकिन भूपेश बघेल के विरुद्ध निर्वाचन से जुड़े हुए कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। न केवल आरोप लगाए गए हैं बल्कि मजबूत साक्ष्य भी प्रस्तुत किए गए हैं। इस मामले में याचिकाकर्ता विजय बघेल का कहना है कि समय समाप्ति के बाद भी भूपेश बघेल चूंकि उस समय मुख्यमंत्री थे तो अपने समर्थकों और पूरे लाव लश्कर के साथ चुनाव प्रचार कर रहे थे, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रहे थे। आचार संहिता के खुल्लम खुल्ला उल्लंघन के इस मामले में भूपेश बघेल की ओर से अपने बचाव में 16 बिंदुओं का जवाब दिया गया है, जिस पर बीती 13 अक्टूबर को बहस पूरी हो जाने के बाद हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। यानी फैसला कभी भी आ सकता है। फैसला यदि भूपेश बघेल के विरुद्ध हुआ तो ये बहुत बड़ा उनके लिए सेटबैक होगा। खासकर कांग्रेस को छत्तीसगढ़ में एक बहुत बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि कांग्रेस में जिस तरह से शुरू से व्यक्तिवादी पॉलिटिक्स हावी रही है, तो भूपेश बघेल भी 5 साल में खुद को इस कदर तैयार कर चुके थे कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की वो धुरी बने हुए थे। और आज की तारीख में भी मुख्यमंत्री बनने के बाद जिस तरह से उन्होंने अपना प्रभाव बनाया, हालांकि उनका नाम तमाम घपले घोटालों में आया और महादेव सट्टा वाले मामले में तो साफ तौर पर वो आरोपी भी हैं। बावजूद इसके पार्टी आलाकमान को लगता है कि उनकी जरूरत है। पहले भारतीय जनता पार्टी साफ तौर पर आरोप लगाती थी कि जब भूपेश बघेल मुख्यमंत्री थे तो वो कांग्रेस के लिए एटीएम बने हुए थे। तो क्या आज की तारीख में भी भूपेश बघेल कांग्रेस को कोई खास आर्थिक मदद पहुंचा पा रहे हैं? हालांकि अंदर खाने की बात है, ये राज है, लेकिन ये समझने वाली बात है कि मरा हाथी भी 1.25 लाख का होता है। तो ऐसे में भूपेश बघेल की उपयोगिता बिहार में ली जा रही है। वैसे पहले कोशिश की गई थी कि पंजाब में कांग्रेस को जीवित किया जाए, लेकिन छत्तीसगढ़ में जिस तरह से भूपेश बघेल की आज की तारीख में स्थिति है, तो ऐसे में उनसे नतीजे की उम्मीद करना बेईमानी होगा। भूपेश बघेल के इकलौते बेटे चेतन बघेल भी कोर्ट कचहरी से खासे परेशान हैं। 18 जुलाई से जेल में हैं। उनके जन्मदिन वाले दिन जिस तरह से ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया था और मनी लॉन्ड्रिंग वाले मामले में जो मजबूत सबूत न्यायालय के सामने प्रस्तुत किए हैं, तो उसके बाद न्यायालय को भी लगा कि उन्हें जमानत नहीं दी जानी चाहिए, और हाईकोर्ट ने चेतन बघेल की उस याचिका को नामंजूर कर दिया जिसमें उन्होंने अपने बचाव में बताया था कि 18 जुलाई 2025 को उनकी गिरफ्तारी संवैधानिक नहीं है, क्योंकि ईडी ने 3 साल से अधिक जांच की अवधि के दौरान उन्हें पीएमएलए एक्ट की धारा 50 के तहत कभी भी सम्मन जारी नहीं किया, जबकि 10 मार्च 2025 को उनके ठिकाने पर छापेमारी की गई थी। लेकिन चेतन बघेल ने जो दलीलें हाईकोर्ट के सामने दी उनमें कुछ अधूरापन था। दरअसल ईडी का यह तर्क था इस मामले में इसलिए सम्मन की जरूरत नहीं थी क्योंकि आरोपी चेतन बघेल सहयोग नहीं कर रहा था। तो इस मामले में ईडी ने अपनी संवैधानिक शक्तियों का भरपूर प्रयोग किया और चेतन बघेल की गिरफ्तारी को हाईकोर्ट ने सही माना।
फिलहाल चेतन बघेल लंबे समय से जेल में है। वैसे चेतन बघेल की अपनी कोई एक पहचान है, तो वो है कि वो भूपेश बघेल के इकलौते बेटे हैं। ऐसे में गहराई से समझने वाली बात यह है कि एक पिता के रूप में तो भूपेश बघेल चेतन बघेल के बचाव में सामने आ रहे हैं, लेकिन जिन दलीलों और तर्कों के आधार पर चेतन बघेल जेल में है और जो सबूत पेश किए गए हैं उस बारे में ऑन कैमरा भूपेश बघेल कभी नहीं कह पाएंगे, और वो कभी भी इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि पप्पू बंसल उनका राजदार नहीं था, और पप्पू बंसल का तो नाम भी नहीं लेते। पप्पू बंसल फिलहाल फरार है। लंबे समय से उसे केंद्रीय एजेंसियां तलाश कर रही थी, लेकिन जब पप्पू बंसल मिल गया, पकड़ में आ गया, तो फौरन छोड़ भी दिया गया, क्योंकि पप्पू बंसल ने जो सुराग और सबूत दिए हैं उसके बाद ही तो चेतन बघेल की गिरफ्तारी हुई है। 16 करोड़ 70 लाख रुपए का जो ट्रांजैक्शन बताया गया, उनके समर्थन में मजबूत सबूत मिले हैं। वैसे चेतन बघेल की गिरफ्तारी के कई और भी कारण सामने आए थे, लेकिन राज्य की एजेंसी उसे गिरफ्तार नहीं करना चाहती थी, ऐसा लगता है। केंद्रीय एजेंसी ईडी ने उनकी गिरफ्तारी की है। जहां तक राज्य की एजेंसी यानी पुलिस की बात है, तो 19 जुलाई को भिलाई 3 में डॉक्टर विनोद शर्मा नामक एक असिस्टेंट प्रोफेसर पर जो हमला भिलाई 3 में किया गया था या करवाया गया था, उसमें चेतन बघेल के बेहद खासम खास दिन रात साथ रहने वाले प्रोबी शर्मा की गिरफ्तारी हुई है। इस मामले में 9 आरोपी हैं। 19 जुलाई 2024 को डॉक्टर विनोद शर्मा, जो कि डॉक्टर खूबचंद बघेल स्नातकोत्तर महाविद्यालय भिलाई 3 में पढ़ाते थे, करीब 4:30 बजे वो जैसे ही कॉलेज से निकले और कॉलेज से करीब 800-900 मीटर दूर एक पान ठेले में रुककर रोज की तरह सिगरेट और पानी की बोतल ले रहे थे, तो जैसा कि उनके लिए पहले से रेकी की गई थी, 2 मोटरसाइकिल में 6 अज्ञात लोग आए और उन 6 लोगों ने उन्हें मरणासन अवस्था तक बेरहमी से मारा। मौके पर जाकर मैंने आई विटनेस से बात की थी। ग्राउंड जीरो पर बारीकी से पड़ताल करने के बाद ये बात स्पष्ट हो गई कि सीधे तौर पर चेतन बघेल, उनकी बहन दीप्ति बघेल, जो उसी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर है, वो भी इस मामले में कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से शामिल हैं। तभी तो भिलाई 3 की पुलिस ने दोनों भाई बहन को बुलाकर पूछताछ की थी, और पूछताछ के बाद जब उनके फोन का पैनल लॉक खोलने की इच्छा प्रकट की, तो कपिल सिब्बल जैसे एक नामी वकील को हायर किया गया और हाई कोर्ट में ये दलील दी गई, गूगल आईडी और पासवर्ड मांगना उनकी निजता का हनन है। लेकिन पुलिस को तो अपनी पड़ताल में डॉक्टर विनोद शर्मा के मोबाइल में जो चैटिंग हुई थी और जिस तरह का व्यवहार हुआ था, सब कुछ पता चल गया था। एक मोबाइल तो खुला हुआ था, लेकिन अब आपको जानकर और भी हैरानी होगी कि वहां भी चेतन बघेल की गिरफ्तारी नहीं हुई, जबकि साफ तौर पर यह मामला सुपारी किलिंग से जुड़ा हुआ था। हालांकि इस मामले में डॉक्टर शर्मा किसी तरह से बच गए और चेतन बघेल भी साफ तौर पर बच गए। अंदर खाने बहुत कुछ चलता रहता है, ऐसे ही कारणों से आज की तारीख में भूपेश बघेल भी बचे हुए हैं। वो मामला राजनीति से जुड़ा है या कुछ और, जानने वाले खूब समझते हैं। लगातार भूपेश बघेल की ऐसी गिरफ्तारी नहीं होने की घटना की हम भी अंदर खाने की जानकारी के साथ पड़ताल कर रहे हैं और गहराई से समझने की कोशिश कर रहे हैं। इस बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। राजबोध आपका अपना जनमंच है, जिसका सूत्र वाक्य है राष्ट्रीय सर्वोपरि। हमारा मानना है अच्छे लोगों को राजनीति में आना चाहिए, वरना बुरे लोग हमेशा राजनीति में कब्जा जमाए रहेंगे और राजनीति नाहकी बदनाम होती रहेगी। जबकि राजनीति बुरी नहीं होती, उसमें काम करने लोग अच्छे या बुरे होते हैं। छोटी दिवाली की बधाई और शुभकामना के साथ आज के लिए इतना ही। बहुत जल्दी मेरी आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।